जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेक्शन बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आज मैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन बैच जो है स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसमें का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपकी, वो कुमार मोहित सर पढ़ाएंगे आपको। तो अभी आएंगे, आप लोग देखिएगा किस प्रकार पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़ाएंगे, बेहतरीन वे से पढ़ाएंगे। आप लोगों को कंसंट्रेट हो करके पढ़ना है, जितना अच्छा पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत है, मतलब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन बहुत ही पर्याप्त समय है आपके पास। तो उसी टाइम को आप यूटिलाइज करके बेहतरीन वे से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, अब ज्योग्राफी की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो सर को मैं बुला रहा हूँ, सर पढ़ाने जा रहे हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्री यूट्यूब चैनल कौन से स्टडी यूनिवर्स विथ आकाश। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ऑलरेडी सर ने पहले बता दिया है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 से रिलेटेड हम लोग एक स्पेशल बैच लेके आए हैं, जिसका नाम रखा गया है पेट सिलेक्शन बैच। और ये सिलेक्शन वर्ड सुन रहे हो ना, बहुत ही खतरनाक वर्ड है सिलेक्शन। मतलब इसमें ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा कि सिलेक्शन ना हो, ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाएगा। केवल वही कंटेंट दिया जाएगा जिससे आपका क्या हो, सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन मतलब आप पेट में क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बैच लाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं लाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, यानी हम लोग को क्या करना है, पास करना है जो भी हमारी कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ के अंदर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस बैच को जो भी लाया गया है, इसको आप कंटिन्यू पढ़ेंगे। और इसको अगर जो आप विश्वास करिए, आप अगर इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे ना, तो आपके 80 प्लस मार्क आने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। इतनी इसमें दम है इस बैच में। नाम ही क्यों रखा है, सिलेक्शन। आपको केवल वही दिया जाएगा, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, जिससे आप सिलेक्ट हो जाएं। और दोस्तों, इसकी एक और विशेषता है। इसकी यह विशेषता है कि आपको जो भी क्लास ली जाएगी आपको उसी में याद कराया जाएगा। आपको अलग से याद करने की जरूरत है नहीं, आप वीडियो में ही याद कर देंगे। इतनी ट्रिक रहेंगी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक हर एक तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि आप जो है क्लास में ही याद कर लें। तो जैसा कि पहली आज की हमारी क्लास है जियोग्राफी से, और पहली क्लास में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में भी हमारे कई सारे सब टॉपिक्स हैं, नदियां हैं, मरुस्थल हैं, पहाड़ी हैं, पर्वत हैं। और उनमें पहले हम आज पढ़ने वाले हैं, पहले इसका टॉपिक कौन सा, नदियां। नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नदियों में हमें केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो नदियाँ तो बहुत सारी हैं भारत में, लेकिन हम केवल उन्हीं नदियों पे फोकस करेंगे, उन्हीं नदियों को केवल पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जैसे कि हमारी हिमालयी नदियों में हमारी ब्रह्मपुत्र आती है। तो सबसे पहले हम किसको, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों? क्योंकि इसके नाम बहुत पूछे जाते हैं। पहली हमारी नदी है कौन सी, ब्रह्मपुत्र। नाम देखो कितना खतरनाक है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसका एक मैंने और नाम बनाया है, जिसके अन्य नामों पे सब कुछ टिका हुआ है। वो ट्रिक है एक तरीके से, उसका नाम रखो या ट्रिक। ठीक, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई की बात करते हैं, ओवरऑल इसकी लेंथ कितनी है। तो पूरी टोटल लेंथ को हम बात करें तो 2900 किलोमीटर है। लेकिन दोस्त, अगर जो हम बात करें केवल भारत में इसकी लेंथ कितनी है, तो केवल भारत की अगर हम बात करें तो केवल भारत में कितनी, 216 या कहीं कहीं 217 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक, तो ये दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं कहाँ से उत्पन्न, यानी ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, उद्गम स्थल इसका कहाँ से है। तो इसके सबसे पहला इसमें पॉइंट जो है वो है उद्गम स्थल इसका क्या है, यानी कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये कहाँ से होती है, तिब्बत में भी कहाँ से होती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के भी बात के पास होता है चेमा युंगडुंग, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रखिए, मानसरोवर झील जो कहाँ पर, तिब्बत में पड़ती है। और मानसरोवर झील से दो नदियां और उद्गमित होती हैं, जो कौन कौन सी हैं, एक है सिंधु और एक है सतलज। सिंधु और सतलज भी मानसरोवर झील के पास ही से उद्गमित होती हैं। और अगर जो ये बात करें मानसरोवर झील, ये कहाँ पड़ता है, ये तिब्बत में पड़ता है। ठीक, ये चीज़ इतना आप याद रखो कि इसका उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर झील है। फिर हम इसकी बात करते हैं अन्य नामों की। ठीक, वैसे चलो इससे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि जो है किन देशों से प्रवाहित होकर जाती है। तो देशों से अगर जो हम बात करें तो कौन कौन से देश है जहाँ से ये प्रवाहित होकर जाती है, तिब्बत, क्योंकि वहाँ से तो ये उद्गम स्थल ही है इसका, तो तिब्बत। फिर कहाँ जाती है, फिर जाती है अपने भारत आती है, भारत। और भारत के बाद कहाँ जाती है, बांग्लादेश।
भारत के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद कहाँ, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना खोलती है। मुहाना इसका बात करें तो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, जहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं मेरे दोस्त, अब इसमें ही देख लो, ये तिब्बत, तिब्बत में इसको हम क्या कहते हैं, इसकी भी नाम की चर्चाएं रहती है। तिब्बत में देखो इसको कुछ अलग नाम से जानते हैं। भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत में इसको अलग अलग 2 राज्यों में नाम दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसको कुछ और कहा गया है, असम में इसे कुछ और कहा गया है। तो टेंशन ना लो, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक ट्रिक आपकी जुबान पे रहेगी, और वो अगर जो ट्रिक जुबान पे रहती है तो आपको कुछ भी भूलने की आवश्यकता नहीं, भूल ही नहीं सकते हो। बस एक लाइन याद रखना, वो लाइन क्या है, मैं इसको तब तक रब करता हूँ और आप रिवाइज करिए। जैसे कि इसकी लेंथ हो गई 2900 किलोमीटर, और भारत की जो बात करें, भारत में कितनी लेंथ है इसकी, तो 216 या 17। कौन कौन सा स्थान से होकर जाती है, कौन कौन से देश से होकर जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो हम बात करते हैं तिब्बत से होकर जाती है, फिर आती है भारत, और भारत के बाद हमारी आती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम की जो बात करते हैं तो एक लाइन है अन्य नाम, ठीक, उसको याद कर लो, ट्रिक है। ठीक, ट्रिक से याद रखो, ट्रिक। ठीक, ट्रिक क्या है, सॉन्ग, गाना तो बहुत सुनते होगे ना, तो उसी के ऊपर बनी है सॉन्ग। कहाँ का सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ दी, कहाँ का, ब्रज का। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से लोग ब्रज गए हैं, नहीं तो पढ़े होगे ब्रज कन्हैया के बारे में, हाँ, तो वही से रिलेटेड समझ लो, इसकी ट्रिक है। तो सॉन्ग ऑफ दी ब्रज, कितनी छोटी सी लाइन है, कितनी मजेदार है, किसके लिए है, सॉन्ग ऑफ दी ब्रज, किसके लिए, अन्य नाम किसके, ब्रह्मपुत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसका कोई ना कोई नाम पूछ लेता है, छाप के रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ट्रिपल क्या, तुम जितने भी स्टार लगा लो सारे ही कम है, क्योंकि गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है इस बार ब्रह्मपुत्र में ये एक नाम पूछ ले। अब ये सॉन्ग ऑफ दी ब्रज, ये सॉन्ग ऑफ दी ब्रज आप याद करोगे ना ये लाइन, तो आपको वहां केवल की पॉइंट से ही आप वहां आंसर टिक कर सकते हो। जैसे इसमें सांग से हो गया, क्या भाई, सांग से हो गया मेरे दोस्त, सांगपो, देखो कितना आसान है, सांग से हो गया सांगपो, पा है ये, ठीक है, वाह नहीं, या नहीं है, सांगपो। आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं। दी से हो गया दिहांग, क्या, दी से हो गया दिहांग, ठीक, और ब्रज, ब्रज में ब्र हो गया यानी ब्रह्मपुत्र, जो इसके हम नाम से पढ़ते हैं, तो ब्र से हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्र से हो गया ब्रह्मपुत्र, और जा से हो गया मेरे दोस्त जमुना, ठीक है, जा से हो गया जमुना, थोड़ा सा मैं इसको सही लिख देता हूँ, जा से हो गया जमुना। अब देखो, अभी जस्ट याद कराता हूँ कहाँ कहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। सांग ऑफ दी ब्रज याद कर लेना, ये इसके नाम है, अन्य के नाम से जाना जाता है। सांगपो कहाँ कहा जाता है, जहाँ से ये उत्पन्न होती है मेरे दोस्त, यानी कहाँ से, तिब्बत, और तिब्बत के बाद अगर जो हम आगे बढ़े फिर कहाँ जाती है हमारी, ब्रह्मपुत्र, भारत। तो ये जो नाम है ये भारत में कहे जाते हैं। जैसे दिहांग, दिहांग हम इसको कहाँ कहते हैं, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र कहाँ पहुँचती है, असम में पहुँचती है, इसको हम किस नाम से जाने लगते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और इसको ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है भारत में, तो असम स्टेट में कहा जाता है, ठीक। और असम स्टेट में ही जाके ये क्या हो जाती है, इसका अपवाह वेग ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत की अपवाह वेग का जो अपवाह वेग किस नदी का सबसे ज्यादा है, ये अपवाह तंत्र किसका ज्यादा है, यानी चौड़ाई में कौन सबसे ज्यादा लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन है, लंबी नहीं बड़ी कहेंगे अपवाह तंत्र में, या इसको चौड़ाई, अपवाह यानी चौड़ाई। चौड़ाई में अगर जो बात करें भारत की सबसे बड़ी नदी किसमें, चौड़ाई में, तो कौन सी, ब्रह्मपुत्र, याद रखना। लेकिन सबसे बड़ी बोले तो गंगा, सबसे बड़ी तो गंगा, 2525 किलोमीटर। जब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, खैर आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जब कल पढ़ाऊंगा तो आपको गंगा के बारे में बता दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन क्वेश्चन अगर जो बन जा रहा है किस पे, भारत की अपवाह वेग में सबसे या चौड़ाई में सबसे बड़ी, अपवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत में, तो कौन कहोगे, ब्रह्मपुत्र। खैर छोड़ो, जमुना की बात करते हैं। जमुना कहाँ कहते हैं, जमुना कहते हैं मेरे दोस्त इसको बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहते हैं, जमुना। और गंगा को बोलते हैं पद्मा, तो गंगा पढ़ाएंगे तो बता देंगे, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो। अन्य नाम, अन्य नाम बहुत पूछे जाते हैं। ट्रिक क्या है, सॉन्ग ऑफ द ब्रज, गाते रहो दिन भर, सॉन्ग ऑफ द ब्रज, सॉन्ग ऑफ द ब्रज, ठीक है। सॉन्ग में क्या हो गया, सांगपो, और सांगपो कहाँ से, जहाँ से इसका जन्म होता है, जहाँ से ये उद्गमित होती है, कहाँ भैया, तिब्बत। और फिर हमारे आती है कहाँ, भारत। और भारत में 2 स्टेटों में, 2 अलग राज्यों में इसका नाम है दिहांग। देखो आप दा काट दो, आप काट दो,
दी से हो गया मेरे दोस्त दिहांग, और दिहांग कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। और जैसे ही ये भारत आती है तो भारत में किस दर्रे से आके प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रे से। एक पॉइंट ये भी याद लिख लो कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यहाँ लिख लो भारत में किस दर्रे से? तो भारत में यांगयाप दर्रे से। कौन से दर्रे से? यांगयाप दर्रे से मेरे दोस्त क्या करती है? भारत में इंटर करती है, यानी प्रवेश करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये भी एक क्वेश्चन बनते हैं इस पे, मैं ऐसे नहीं बता दे रहा हूँ, केवल वही चीज बताऊंगा जो आपके लिए सिलेक्शन का कार्य करे, वही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि पेट का जो स्पेशल जो बैच है उसका नाम ही क्या है? सिलेक्शन। तो सिलेक्टेड चीजें ही मैं बताऊंगा जिससे आपका क्या हो? क्वालिफाई हो जाओ, क्वालिफिकेशन हो जाए आपका। आने वाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी वैकेंसीज रहने वाली हैं, जैसे कि हमारी वीडियो की हो गई, लोअर पीसेस की हो गई, जो बहुत बढ़िया वैकेंसीज है हमारी, ठीक है, अच्छे खासे सैलरी की हैं। तो सभी का एक एम होता है कि हम अच्छा पैसा कमाएं, तो इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। किसको? यूपी SSC पेट को, जो 22 में आने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। अन्य नामों में क्या हो गया? सांग ऑफ द ब्रज, याद रखोगे ना, सांग से हो गया सांगपो, कहाँ कहते हैं? तिब्बत। आपसे कोई लेना देना है नहीं। दी से हो गया दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। कहाँ बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। और ब्रा से ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? असम में कहते हैं। और जमुना कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियां। कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, उनको भी मैं एकदम बेहतरीन ट्रिक से बताने वाला हूं, बस आप इसको गाते रहिए। क्या? सॉन्ग ऑफ द ब्रज गाते रहिए, तब तक की जो है मैं नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ, संबंधित है किससे? सहायक नदियों से, यानी ट्रिब्यूटरी। ठीक, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? ठीक है, सहायक नदियों में बहुत खतरनाक ट्रिक है दोस्त मेरे, पढ़ते रहोगे ना दीवाने हो जाओगे एक दिन, क्लास में याद करने की गारंटी। सॉन्ग ऑफ दी ब्रज क्या है? इसके नाम है, बाकी तो आप समझते हो क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब बात करते हैं सहायक नदियों की मेरे दोस्त। क्या सहायक? अब सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी? वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं बहुत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही बताऊंगा। किसकी सहायक नदियां? ब्रह्मपुत्र। तो इसकी सहायक नदियों को एक लाइन में कैसे याद करोगे? एक लाइन में याद करो मेरे दोस्त, कैसे? दी, फिर वही क्या? दी, श्री 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 है, तो वही बल्लाल देव। बाहुबली किसने देखी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बात बताओ, ठीक है। श्री श्री कौन? दी श्री श्री कौन? श्री श्री मती, द या दी, श्री मती कौन? लोहित। यहाँ बल्लाल नहीं होंगे, कौन होंगे? लोहित होंगे, यानी मैं मोहित लोहित, ठीक है। मती लोहित बराक, ये बराक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहित नदी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहित, खैर मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दी से हो गया दिबांग, और दिबांग इसकी क्या है? सहायक नदी है। कौन? दी से हो गया दिबांग। अब दिहांग उसका नाम है, दिबांग इसकी सहायक नदी, कंफ्यूज ना होना। और श्री से हो गया धनश्री, श्री से हो गया धनश्री, और एक और श्री मिल गया, इससे क्या हो गया? शुभन श्री या शुभना श्री या शुभान श्री, ठीक है। शुभान श्री कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो? शुभान श्री, ठीक है। और मती को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। ये चलो यही मती में माँ से हो गई मानस, माँ से कौन सी हो गई? मानस नदी। कौन सी नदी हो गई? मानस। बस पढ़ते रहो, आपको क्लास में याद करने की गारंटी हमारी है। और विश्वास रखिए, विश्वास पे दुनिया का है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इस पेट सिलेक्शन बैच से बाहर नहीं जाएगा, चाहे मैथ हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ती से हो गया तिस्ता, ती से हो गया मेरे दोस्त तिस्ता, ती से हो गया तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिक्किम से होती है मेरे दोस्त। और लोहित, ये दो है ना, ये केवल नाम है। लोहित से हो गया लोहित नदी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, लोहित नदी। और बराक नदी, ठीक है। यहाँ पे बराक से क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है? तो होती है बराक नदी। लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? नागालैंड से ही होता है। लोहित क्यों इंपॉर्टेंट है? लोहित नदी जो है हमारी असम, कहाँ बहती है? असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल एपी और असम में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है मेरे दोस्त। और इसी के ऊपर एक हमारा ब्रिज बनाया गया है। कौन सा? इसी पर एक ब्रिज बना है मेरे दोस्त। कौन सा ब्रिज बना है? भूपेंद्र हजारिका ब्रिज। कौन? भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जो किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसकी सबसे ऊंचा हम कह सकते हैं, या इसकी ऊंचाई हम बात करें, ये ब्रिज जो है, सेतु जो है, इसकी लेंथ है 9.5 किलोमीटर।
इसकी इतनी लेंथ है, ठीक है। और सेकंड चीज, इसे और क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसको और क्या कहते हैं, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, खैर आप पहले इसको समझ लीजिए। सहायक नदियों में ट्रिक क्या है, दी श्री श्री भल्लाल देव नहीं, द श्री श्री मती, मती लगा दो, है ना, मजा आएगा कुछ अलग सा। दी श्री श्री मती लोहित बराक, अब दी से हो गया दिबांग, दिहांग नहीं, दिहांग उसका नाम है, लेकिन दिबांग क्या है, इसकी सहायक नदी है। लेकिन बात करें श्री की, तो श्री श्री दिख जाए यानी धनश्री और शुभान श्री, शुभान या सुवान कुछ भी कह सकते हो, श्री मिल जाए बस इतने काफी है। माँ से हो गया मानस नदी, और ती से हो गया तिस्ता, और तिस्ता कहाँ से, सिक्किम, सिक्किम की जीवन रेखा भी कहलाती। खैर जब हम तिस्ता को पढ़ाएंगे तो जरूर बताएंगे आपको। लोहित सीधा नाम है, लोहित से लोहित नदी कहाँ बहती है, किन किन राज्यों, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, और इसी नदी पर क्या है, भूपेंद्र हजारिका, ठीक। और बराक नदी को बराक नदी कहते हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक याद करो, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। ट्रिक क्या है, द श्री श्रीमती लोहित बराक, ठीक है, एक लाइन, और उससे पहले अन्य नाम की लाइन क्या थी, उससे पहले सॉन्ग ऑफ दी ब्रिज, बोलो थी कि नहीं थी। अच्छा, जिसको समझ में आ रहा हो, ट्रिक समझ में आ रहे हो, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी यस करते चले जाओ, और लाइक कर दो भैया अगर पसंद आ रही हो, क्योंकि मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। ट्रिक ऐसे नहीं आ जाती, बनाना पड़ता है। पसंद आती हो तो तुरंत लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक मेरे दोस्त। और अपने काफ़ी जो तुम्हारे जो करीबी दोस्त नहीं, मैं कहता हूँ जो भी जानने वाले हों, जो पेट की तैयारी कर रहे हो 2022 की, जो पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आप सिलेक्ट जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ, एक हमारा पॉइंट रह गया था, असम, ठीक है। असम, असम से क्या है, असम में जो ये नदी जो है ना, एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नदी द्वीप, क्योंकि ये द्वीप किसके द्वारा निर्माण किया गया है, एक नदी के द्वारा, इसलिए हम बोलते हैं नदी द्वीप। और इसका नाम क्या है, तो याद रखना, असम में कौन सा द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र, तो मांजुली, क्या, मांजुली द्वीप, ठीक। इसकी विशेषता क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मेरे दोस्त, ठीक है। कोई पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली का द्वीप। और इसे 2016 में किसे, मांजुलिका को, किसे, मांजुलिका नहीं, मांजुली को असम सरकार ने 2016 में एक जिला भी घोषित कर दिया, ठीक है। तो पूछे कि कब असम ने इसको मांजुली को जिला घोषित किया, तो 2016 में, ये एक फैक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नहीं, अगर जो एक आधा क्वेश्चन रह जा रहा है, इसमें कुछ हो सकता है मेरे दिमाग में ना आ रहा हो इस टाइम, तो जब आपकी प्रैक्टिस कराई जाए ना, लास्ट में जब 10-15 दिन बचेंगे, अभी जल्दी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी जाएगी, जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चंस, तो मैं उनकी सीरीज लेके आऊंगा, तो उसमें सब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में यस बोलिए जल्दी जल्दी। और हम अगली नदी को पढ़ते हैं, अगली नदी हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, ठीक। सिंधु में भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सर, कि ये सर इसमें कैसे होगा, है ना, कंफ्यूज पढ़ तो लेते हैं उस टाइम तो याद रख लेंगे, जब एग्जाम आते हैं ना तो सब बत्ती गुल हो जाती है, ठीक। लेकिन उसके लिए भी क्या है, ट्रिक है मेरे दोस्त, उसके लिए भी ट्रिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड बात करते हैं सिंधु, ठीक। सिंधु, है ना, सिंधु कुछ लग रहा है ना अजीब सा नाम, वाह क्या सिंधु, तो सिंधु नदी, ठीक। इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसकी लेंथ के बारे में चर्चा करते हैं, ओवरऑल लेंथ इसकी कितनी है भैया, तो अगर जो हम बात करें कुल लेंथ कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन फिर वही बात आ गई, भैया बताओ भारत में कितनी, तो भारत में भी बता रहे, रुको जरा, भारत में इसकी लेंथ कितनी है, तो 1114 है। कितनी है भारत में इसकी लेंथ, भारत में लेंथ कितनी है इसकी, 1114 किलोमीटर है। अब बताओ इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, सेकंड पॉइंट ये बनता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इसका भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील से ही होता है। लेकिन मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद पाया जाता है, जिसे बोलते हैं बोखरचू ग्लेशियर, या ग्लेशियर की हम इंग्लिश में, हिंदी में हिमनद बोलते हैं। तो इसका अगर जो उद्गम स्थल की बात की जाए, इसके अगर जो इसकी उद्गम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका, तो उद्गम बिंदु मेरे दोस्त क्या है। अगर जो दोस्तों फास्ट पढ़ा रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उद्गम बिंदु इसका क्या है, क्योंकि देखो अब टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक। टाइम की कमी है लेकिन पर्याप्त है, इतना याद रखना, इनफ है, बहुत, इतना काफी हम लोग के लिए पेट क्वालिफाई करने के लिए। उद्गम स्थल कहाँ है भैया, मानसरोवर झील के पास, कौन, बोखरचू
चू हिमनद, बोखर चू हिमनद, ठीक है। ये किसके पास पड़ता है? मानसरोवर के पास। तो यहाँ लिख लो मानसरोवर के पास, ठीक। सरोवर ही आएगा, बोखर चू बहुत कम ही आता है, मानसरोवर से पूछता है, ठीक। किन किन नदियों का जो है उद्गम स्थल मानसरोवर है? तो मैंने पहले बता दिया 3 नदियों का है, एक यही साइड में लिख लो। मानसरोवर से जो है उद्गम स्थल कौन कौन से साइड में लिख लो, यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील नहीं है, ठीक है। तो केवल 3 याद कर लो, बाकी को चौथा मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम इसमें बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र, ठीक। इसमें बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरे में बात करते हैं सिंधु, ठीक, सिंधु हो गया। और तीसरे में बात करते हैं सतलज। तीसरे में क्या बात करते हैं? सतलज, ठीक है। अभी सब कुछ क्लियर कर देंगे सिंधु में, ठीक है। अब देखो मानसरोवर झील के निकट, निकट यानी पास, किसके पास? मानसरोवर। और भैया मानसरोवर तो मैंने जस्ट बताया है, मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत। मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से होके जाती है जरा इसको देख लेते हैं, ठीक। तो इसके भी ये स्थानों की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ से होके जाती है, तो ये तो तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बत में तो जाती ही जाती है, यानी तिब्बत में तो है ही है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ जाती है? तिब्बत के बाद भारत में आती है। और भारत में कहाँ? लद्दाख में, ठीक। तो भारत में कहाँ? यानी इंडिया, इंडिया यानी इंडिया में कहाँ? लद्दाख, लद्दाख। और उसके बाद पाकिस्तान, यही अपना पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान की कौन सी? सिंधु नदी कौन सी राष्ट्रीय नदी है पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सिंधु। अच्छा, इस नदी पर जो है इस पे जो है ये विवादित नदी रही है, इस पे विवाद बहुत चले हैं कि नहीं तुम, ये हमारी नदी है तो पानी तुम क्यों ले जा रहे हो। तो इसके लिए जो है विवादित नदी थी, तो इसको जो है जो सुलझाने के लिए हाँ जो 1960 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक आई थी जो है समझौता कराने के लिए, और उसने बहुत अच्छे से समझौता किया, बहुत अच्छे से समझौता कर दिया, ठीक है। समझौते में क्या बताया इसने? चलो खैर पहले हम बताते हैं। तो ये क्या है? ये एक विवादित नदी है, विवादित नदी है, इतना याद रखो, विवादित नदी है, ठीक है। और जो समझौता हुआ था तो वो 1960 में हुआ था। किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने कराया था, ये चीज़ याद रखना, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक आ ही गया तो हम चलो बता ही देते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर कहाँ है? WC यानी वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। और ये DC कहाँ है? वाशिंगटन, ये पड़ता है हमारा कहाँ? USA यानी अमेरिका, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें स्थापना, क्योंकि पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944, ठीक है, 44। अब ठीक है, अब देखो इसको ट्रिक इसकी भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना को कैसे याद करोगे? खैर इसके लिए तो मैं बता ही दूंगा, इसको पहले समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना तो देखो 1944, 44 को क्या पढ़ो? 4 यानी भैया हमने अपने गुल्लक को 4 करके बैंक में पैसा जमा किया है। किसको? 4 के, किसको? गुल्लक को। तो 4 तो 1944 देखो 1944 है ना, यानी 4 के बैंक में पैसा जमा किया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या हो गया? स्थापना वर्ष 1944। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय, क्योंकि बैंक कहाँ है उस टाइम? क्या था? USA जो थोड़ा ताकतवर ज्यादा था, तो इसलिए उसने कहा हमारे यहाँ ही बैंक खोलो। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो USA में क्या है? बैंक। अच्छा, इसने आया, ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक आई तो 1960 में इसने कहा कि जो है 80% देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो पहले मैं इसको सहायक नदियां बता देता हूं, ठीक है। सहायक नदियां, ठीक, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी पहले मैं उसको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसने किन किन नदियों को, क्योंकि अब ट्रिक में बताऊंगा तो वहीं से आ जाएगा सब कुछ, ठीक। तो इसके लिए अभी यहाँ पर, ठीक है, आप इतना जानो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक आई थी इसका सिंधु नदी समझौते के लिए। किस समझौते के लिए? सिंधु नदी समझौते के लिए कौन आई थी? वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1944। हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में कहाँ? DC, WDC यानी वाशिंगटन DC, ठीक। WDC कर लो इसको, WDC, ठीक। अब देखो इसके सहायक नदियाँ हम पढ़ते हैं। सहायक नदियों को देखो ट्रिक बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं अभी तुमको जस्ट एक ही लाइन में याद करवा दूंगा, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की जो मैंने याद करवाया, ठीक है। सहायक नदियाँ मेरे दोस्त, सहायक नदियाँ, ठीक। सहायक नदियों की ट्रिक है बहुत ही लाजवाब, ठीक। आपने नाम तो सुना ही होगा, सचिन, ठीक, नाम लिखा होगा या सुना ही होगा, सचिन। क्या नाम सुना है? सचिन। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। चलो सचिन, नाम क्या है? सचिन, ठीक, सॉरी सचिव लिख गया, सचिन, ठीक। सचिन राव कहाँ है? सचिन राव नाम नहीं सुनेगा तो आज सुन लो। सचिन राव एक दबंग है जो इस टाइम कहाँ है? जेल में। तो सचिन राव जेल में है। कहाँ है? जेल। अब बोलोगे सर आप तो जेल बोल रहे हो और लिख रहे हो तो जेल, तो बचपन से गलतियां करते आओगे तो यहाँ अगर याद करने में कुछ गलती कर दोगे तो बिगड़ जाएगा, तो गलती कर लो। जेल नहीं, इसको जेल पढ़ो। जेल जैसे इंग्लिश में नॉलेज को हम पढ़ते हैं नॉलेज, लेकिन सही मायने में देखा है तो कनौ लद्दी गए, तो वैसे यहाँ जेल को जेल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे जरूरी है तो उसको कहाँ नहीं हम गलती करें, ठीक। तो सचिन राव कहाँ गए? जेल गए। कहाँ है? या जेल में है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे से कोई मतलब है नहीं, एक केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। अब देखो सचिन, सचिन सा से कौन सी नदी? सतलज, सतलज नदी हो गई। चिन से देखो, चिनाब, चिन से चिनाब, चिन से कौन सी नदी हो गई? चिनाब। और राव से, अब देखो इसमें राव में ये ना समझना कि रावी, राव में दो नदियां हैं, कौन कौन सी? एक रा से हो गई मेरे दोस्त कौन सी? रावी। और वा से कौन सी? व्यास। कौन सी? व्यास। और झेल में कौन हो गया? झेल से झेलम, ठीक है। जेल, आज जेल हुई वही वाला है ना, तो झेलम, ठीक। कितनी सहायक नदियां हैं? 5। कितनी सहायक नदियां हैं? 5। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, यही 5 नदियां हैं, ठीक है। 5 नदियों को ट्रिक क्या है? सचिन राव एक दबंग है, याद रखो कौन है? दबंग है। और वो कहाँ है इस समय? जेल में। अब जेल हम बोल रहे हैं जेल, लेकिन लिखें झेल क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक। इसलिए हमने क्या लिखा? जेल को झेल लिख दिया, ठीक है। अब देखो सचिन राव जेल में है, इससे कोई मतलब है नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बनाया है। सचिन में सा हो गया सतलज, चिन हो गया चिनाब, और राव में कौन? राव में हो गया रावी, और वा से हो गया व्यास, और झेल से हो गया झेलम मेरे दोस्त, ठीक। तो सचिन राव जेल में है। अच्छा अब समझौते पे बात करते हैं। समझौते पे देखो साइड में आ रहा नहीं आ रहा भैया? साइड में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रख के दे रहा हूँ, ठीक। अब मैं बता दे रहा हूँ 1960 में जो समझौता किया किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वो किस प्रकार किया? अब देखो भारत में क्या होता है, कोई चाहे जितना बड़ा नाम हो उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो सचिन राव को क्या करोगे? शॉर्ट कर दो। क्या कर दो? क्या बोलेंगे? सचिन राव को क्या बोलेंगे शॉर्ट करके? बोलेंगे एस राव। क्या बोलेंगे? एस राव। क्या बोलेंगे? एस राव, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस, और समझ में आ रहा है तो यस भी कर दो बिल्कुल, और लाइक तो बिल्कुल ही करो अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक। यहाँ देखो भारत में क्या करते हैं, सचिन राव को शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया, शॉर्ट नाम क्या? एस राव, एस राव। अब देखो यही से काम हो गया हमारा, ठीक। भारत में क्या बड़े बड़े नामों को छोटा कर देते हैं, सचिन राव को कर दिया एस राव, ठीक। अब जो समझौता हुआ वो इससे हुआ, यानी ये समझो एस राव से, ठीक। एस क्या मतलब हुआ? एस का मतलब हुआ सतलज, एस का मतलब हो गया सतलज। और रही फिर वही बात, वा से हो गया व्यास, और रा से क्या हो गया? रा से अगर हम बात करें तो रावी, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सतलज, रावी और व्यास का 80% जल जो है भारत वाले यूज करें, या कौन? भारत यूज करेगा, ठीक है, अपने प्रयोगों में, ठीक है। कुछ भी अपना जो है परियोजनाएं चला सकता है इस पे 80% जल पे, ठीक है। तो इस तरीके से 80% का, और 20% कौन? 20% वही अपना पड़ोसी पाकिस्तान यूज कर सकता है, ठीक। और जो बच गई वही इसका उल्टा हो गया। कौन बच गई भैया? देखो इसमें कौन बच गई? सतलज हो गया, चिनाब बच गई, तो चिनाब, झेलम और रावी से हो गया ना, सॉरी, हाँ ठीक है। सिंध, चिनाब रह गया, झेलम और सिंध, यहाँ पे लिख लो सिंधु, सिंध मतलब सिंधु। तो इन तीनों नदियों का जल कौन यूज करेगा? 80% पाकिस्तान। लेकिन आप केवल इतना याद रखो कि जो है एस राव, एस का मतलब हो गया सतलज, एस का मतलब हो गया सतलज, और राव से रा से हो गया रावी, और वा से हो गया व्यास, यानी सतलज, रावी, व्यास, इसका यूज कौन करेगा? 80% भारत और 20% पाकिस्तान में करेगा, ठीक है। और जो शेष रह गई, कौन कौन रह गई? सिंधु रह गई। कौन रह गई? सिंधु, ठीक। सिंधु जो कहाँ की जो कहाँ की राष्ट्रीय नदी है? पाकिस्तान। तो इसलिए उसको ही फेवर में दे दिया कि भैया जो है 80% तुम ही यूज करो। लेकिन उसके साथ साथ 2 नदियां जो हमारी बच गई थी, कौन कौन बच गई? एक तो बच गई चिनाब, एक बच गई चिनाब, और दूसरी बच गई कौन? सिंधु। सॉरी सिंधु तो मैं एक बार लिख चुका हूं। कौन बच गई?
झेलम बच गई, ठीक। तो सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक है, इनका यूज जो है पाकिस्तान 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% अपना भारत यूज करेगा, ठीक। किसने समझौता कराया? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। किसने कराया? वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना को बात करें तो 1944। कैसे याद करोगे? हमने गुल्लक को फोड़ करके बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसकी स्थापना अगर जो वर्ष की हम बात करें तो 1944 है मेरे दोस्त, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको जो है समझ लीजिए, एक मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा, ये मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको सुधार लूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। और आप इतना बताइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अब हमारा सिलेक्शन वाला बैच आ ही गया है मेरे दोस्त। सिलेक्शन अनिवार्य है, टॉपिक में से क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा और क्लास में ही टॉपिक से जो भी कुछ बताया जाएगा सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। सचिन राव हो गया और इसमें अब क्या बचा? हाँ, एक पॉइंट बचा, मैं उसको लिखा दे रहा हूं दोस्तों। एक पॉइंट अभी इसमें रह गया है, ठीक है। उसके बाद अपनी क्लास हम ऑफ करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है। तो अभी इसमें एक रह गया, ठीक है, एक रह गया मेरे दोस्त, एक रह गया, ठीक है। एक चीज़, कुछ चीज़ें रह गई, एक नहीं कुछ चीज़ें। अब जैसे देखो हम बात करें सिंधु की, बात किसकी कर रहे हैं? सिंधु, ठीक। बात हम कर रहे हैं सिंधु की, सिंधु नदी की कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक। सिंधु, अब सिंधु जो है ये भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश यानी अगर जो हम बात करें भारत में एंट्री यानी प्रवेश कौन से स्थान से करती है? तो प्रवेश जब करती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? एकदम चौंक जाते हैं। जैसे ये प्रवेश करती है भारत में, हम लोग हो जाते हैं चौंक, यानी दम चौक, एकदम चौंक जाते हैं। यानी प्रवेश कहाँ से करती है? दम चौक। कहाँ से करती है? दम चौक स्थान से, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और कौन से? लद्दाख ही में बहती है, तो लद्दाख के कौन से स्थान से, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान में कौन से स्थान में प्रवेश करती है? तो वो करती चिल्लास, क्योंकि पाकिस्तान में गई, देखो हमारे भारत में आई तो हम दम चौक हो, एकदम चौक गए, और पाकिस्तान में गए तो लोग चिल्लाने लगे, तो चिल्लास याद कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो पाकिस्तान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? चिल्लास, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। तो ये हो गया प्रवेश, ठीक है। या हम कह सकते हैं भारत में कौन से स्थान से निकलती है? तो चिल्लास ही हम कह सकते हैं, वैसे पाकिस्तान में आता है ये चीज़, ठीक। तो हम पाकिस्तानी ज़्यादातर उसको बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं मेरे हिसाब से, शायद, हाँ इसमें एक पॉइंट और रह गया। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कौन सी नदी, जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदी किस में जाके मिल जाती हैं, ठीक। तो पहले हम इसकी सहायक नदियों में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे देखो इनके उद्गम स्थल झेलम, ठीक। सहायक नदियों में हम पढ़ते हैं झेलम नदी, ठीक। वही झेलम। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस इतना याद रखो कि सचिन राव को कौन सी जेल में ले गया था? श्रीनगर की जेल में। कौन सी? श्रीनगर जेल में ले गया था, जहां पर क्या थे? भारत जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के नाग रहते थे। क्या रहते थे? नाग समझते हो ना भैया? स्नैक, ठीक है। तो भारत, देखो ये सब की पॉइंट है, याद रखो, मैं बताऊंगा कैसे क्या। भारत और पाकिस्तान के नाग, ठीक, इतना याद रखो। अब यहां से देखो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि झेलम नदी के किनारे स्थित कौन सा नगर है? तो श्रीनगर लगा देना। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीनगर जो है किस नदी के तट के किनारे स्थित है? तो झेलम, ठीक है, सॉरी, हाँ झेलम, ठीक है। और ये पूछ सकता है इंडिया पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो भैया इंडिया और पाकिस्तान जो है बॉर्डर का जो निर्माण जो करती है नदी, कौन सी नदी करती है? सीमा, झेलम, ठीक है। और ये पूछ सकता है इसका उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल भैया नाग है। नाग से याद कर सकते हो क्या? दो, बेरी नाग, एक हो सकता है बेरी नाग और दूसरा हो गया शेषनाग। ये दोनों आपस में करीब हैं, ठीक। तो याद कर सकते हो बेरी नाग। वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो शेषनाग से ही इसका उद्गम होता है, जो किसके बगल में है? बेरी नाग, ठीक है, बेरी नाग। और ये कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों ही पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। तो कोई कह दे कि झेलम कहाँ, कौन से स्टेट में? वैसे तो अब तो ये हमारा यूटी हो गया, तो कौन से यूटी में?
जम्मू और कश्मीर की यूटी में क्या करती है, फ्लो करती है, यानी प्रवाहित होती है। झेलम हो गया हमारा, और इससे कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस यही इतने 3 ही 4 कि हाँ भैया जो है श्रीनगर किस नदी के तट पे किनारे स्थित है, झेलम नदी किनारे स्थित है। इंडिया और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो इंडिया और पाकिस्तान, हाँ, सीमा का निर्धारण कौन करती है, झेलम नदी करती है। नाग से याद कर सकते हो, कौन से 2 नाग, कौन से, एक भी मिल जाए तो टिक लगा देना, लेकिन अगर दोनों आ गए तो शेष नाग लगाना। ठीक, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। कौन कौन से, बेरी नाग और शेषनाग। शेषनाग इसका मूल है, यानी उद्गम शेषनाग से होता है, जो किसके पास है, बेरीनाग, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। अब हम बात करते हैं रावी, झेलम हो गया, झेलम के बाद हम बात करते हैं सतलज की बात कर लो या रावी की बात कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसमें हम कुछ सहायक नदियाँ पढ़ लेना इसमें। तो अब देखो झेलम हो गया, ठीक। अब झेलम, ठीक, झेलम जाके मिलती किसमें, ये इसकी लिख लेना, झेलम जाके मिलती है चिनाब नदी में। ठीक, चिनाब नदी में सारी की सारी नदियाँ जाके मिलती हैं चिनाब, और चिनाब जाके आगे मिलती है कहाँ, पंचनद, जिसको कहाँ कहते हैं, पाकिस्तान में मिठानकोट, माफ करिएगा, पाकिस्तान में मिठानकोट नामक एक स्थान होता है, वहीं पे जाके चिनाब और जो 5 सहायक नदियाँ होती हैं, इनका जल जाके सिंधु में कहाँ जाके मिलता है, वो मिठानकोट, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, मिठानकोट जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर जाके सभी सहायक नदियाँ मिलती हैं, आप लिख लीजिएगा, टाइम कम है इसलिए मैं लिख कम रहा हूँ। ठीक है, तो मिठानकोट में जाके सभी सिंधु से सभी सहायक नदियाँ जाके मिलती हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, पहले इसकी झेलम हो गया, अब हम बात करते हैं चिनाब। चलो चिनाब की बात कर लेते हैं। ठीक, चिनाब नदी, ठीक। अब देखो चिनाब कहाँ से, ये रोहतांग दर्रे से। ठीक, चिनाब हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, बस इसमें एक पॉइंट रखो। ठीक है, बाकी मैं आपको, ठीक है, बता दूंगा जब भी इसके बारे में चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में क्या होती है, इसका उद्गम स्थल हिमाचल में है। कहाँ से होता है उद्गम, चंद्रा और भागा, जो 2 धाराएं मिलती हैं। ठीक है, यानी सीधा हम क्वेश्चन पूछ लें कि चिनाब का उद्गम क्या है, तो चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ बीच में एक स्थान होता है जिसको कहा जाता है बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा, और इस साइड से एक क्या करती है, इस साइड से एक जलधारा निकलती है जिसे चंद्रा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चंद्रा, और एक इसके नीचे से निकलती है भागा, और चंद्रा आगे जब मिलती, चंद्रा और भागा दोनों जलधाराएं मिलती हैं तो क्या नाम पड़ जाता है, चंद्र भागा। ठीक है, तो आगे चल के नाम पड़ जाता है चिनाब। तो चंद्र भागा से ही इसका जो है उद्गम होता है। लेकिन मेनली क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचा, और जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। एक पॉइंट और याद कर लो, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है मेरे दोस्त, याद रखना। पूछ सकता है क्वेश्चन की बताओ सिंधु की सबसे बड़ी निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन, चिनाब। सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, या यहाँ कर सकते हो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो, लिखने में आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। ठीक, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चिनाब, ना दिख रहा हो तो सुनाई दे रहा होगा, आप लोग कहीं लिख सकते हो। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। बस इसमें 3 चीज पूछता है, कौन से दर्रे से इसका उद्गम होता है, बड़ा लाचा दर्रे से होता है। सेकंड चीज किस राज्य में बहती है, हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है, बाकी आगे भी जाती है पंजाब। ठीक है, उसके बाद देखो बात आती है चिनाब, मेन क्वेश्चन तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सिंधु की। फिर हम बात करते हैं रावी की, रावी। ठीक, रावी को याद करने का बहुत आसान तरीका है, रावी। ठीक, रावी नदी, ठीक, रावी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से, रा से रावी, रा से रोहतांग, रा से रावी, रा से रोहतांग। ठीक, रोहतांग दर्रा ये भी कहाँ पड़ता है, दर्रे से, ये भी कहाँ पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक, फिर रावी हो गया, झेलम हो गया, और चिनाब हो गया। सतलज देख लो, सतलज नदी, इसका उद्गम यहाँ से पूछता है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो इसका भी उद्गम स्थल जो है इसका राकसताल, कहाँ से है, राकसताल से होता है। राकसताल जो कहाँ पड़ता है, ये तिब्बत में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है।
हाँ, तिब्बत में ही पड़ता है। और जो है भारत में किस दर्रे से, ये भारत में सिपकिला दर्रे से इंटर करती है। ठीक, ये चीज़ याद रख, इसमें नोट कर लेना। खैर मैं इसके बारे में फिर से बता दूंगा कल की स्टार्टिंग में, ठीक है। और हमारी आती है कौन सी, व्यास, ठीक है, व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, व्यास का, वासे व्यास और वासे व्यास कुंड, वासे व्यास और वासे व्यास कुंड नामक स्थान से होता है। बस इसमें आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। और दोस्तों अगर जो क्लास आपको पसंद आई हो, ट्रिक्स आपको पसंद आई हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट बॉक्स में अगर जो आपको डिटेल्स में भी पढ़ना है तो बॉक्स में आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और हम आपको जो है सब कुछ करने के तैयार हैं। आप बोलोगे डिटेल्स में तो डिटेल्स में, लेकिन मेरा मानो टाइम कम है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आप केवल पढ़ो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।